अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल फॉर लॉजिक टुगेदर। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का पार्ट 2 पढ़ेंगे और बाकी इसके सवालात को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आएगा वो मैं आपको बोर्ड में ही सॉल्व करवाऊंगा। बस 8.2 तक मैं क्या कर रहा हूँ, आपको इस कॉपी में सॉल्व करवा रहा हूँ क्योंकि कोई इशू था जिस वजह से मैं आपको सॉल्व नहीं करवा पा रहा था। तो चलिए आ जाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल्स थ्रू द पॉइंट 0, -1 एंड 3, 0 एंड द लाइन 3x + y - 9 = 0 इज टेंजेंट एट 3, 0। इसमें लिखा हुआ है एक इक्वेशन ऑफ द सर्किल मालूम करना है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे सोल्यूशन लिख करके ये बता सकते हो कि इक्वेशन ऑफ द सर्किल क्या होता है। तो लिखोगे लेट इक्वेशन इक्वेशन आप जो है ऑफ दी क्या सर्किल। तो सर्किल मेरे पास क्या है बेटा, आपको मालूम ही होगा, x² y² प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c इक्वल टू क्या होता है 0। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम मैं दे देता हूँ। ठीक है, और हमें मालूम है इसका सेंटर क्या होता है। तो हमारे पास बिट सेंटर जो होगा इसका वो मेरे पास क्या होगा, g होता है माइनस का g कॉमा माइनस का f। ये मेरे पास सेंटर होता है किसी भी सर्किल का। तो हम एक ड्रॉ कर लेते हैं सर्किल को। तो मैंने इस तरीके से एक सर्किल क्या कर दिया, आपके सामने ड्रॉ कर दिया है। और इसमें क्या था, 2 पॉइंट है। एक पॉइंट ये है, ऐसे मैं बता देता हूँ कि मेरे पास एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट मैंने बोल दिया कि एक ये है। ठीक है, और उसमें से एक टेंजेंट गुजर रहा है। टेंजेंट क्या होता है, जो सर्किल को बिल्कुल टच करते हुए जाता है। ठीक है, तो इस तरह से एक टेंजेंट गुजर रहा है। ठीक है, जो कि किस पॉइंट से गुजर रहा है, 3, 0। तो 3, 0 हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट क्या था, 0, -1। तो 0, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, और उसमें से एक पॉइंट ऐसा था जो कि टेंजेंट से गुजर रहा था। और जो लाइन की इक्वेशन बन रही थी वो क्या बन रही थी, वो ये वाली बन रही थी, 3x + y - 9 = 0। ठीक है, तो ये मेरे पास लिखा हुआ है। और इसका जो सेंटर है वो ये है, जिसको मैंने क्या बोला है, जिसको मैंने बोला है -g, -f। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा। ठीक है, और ये वाली जो लाइन हो जाएगी ये इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, और कहा जा रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, मतलब पूरे इस इक्वेशन की आपको सर्किल मालूम करना है। तो तमाम पॉइंट्स की वैल्यू मालूम करने के बाद ही हम सर्किल की इक्वेशन को मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो मेरे पास फर्स्ट पॉइंट है ऑफ सर्किल। क्या है फर्स्ट पॉइंट ऑफ सर्किल, 0, -2। ठीक है, 0, -1 ये पासिस हो रहा है किससे, इक्वेशन से, पासिस थ्रू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से पास हो रहा है, मतलब इक्वेशन 1 के सर्किल के वो है। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, x बराबर हो जाएगा 0 के और y बराबर हो जाएगा इसके -1 के। 0, -1 तो x और y की वैल्यू है, इसकी वैल्यू इक्वेशन में क्या कर दो, पुट कर दो। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या कहता है, x की जगह क्या आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस y की जगह आ जाएगा -1 का स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा 2g, x की जगह क्या आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा, प्लस 2f, इसकी जगह क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, और प्लस का c = 0। याद रखना हमें इन तमाम की वैल्यू निकालनी है, -g -f, और साथ साथ आपको किसकी वैल्यू निकालना है, c की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको पूरा सॉल्व करना है। तो मैं इसका पेन रख देता हूँ। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करूँ तो क्या हो रहा है, 0 तो 0 होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, यह टर्म दोबारा 0 हो जाएगी, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 2f हो जाएगा, और प्लस का क्या आ जाएगा, c = 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर मेरे पास अब क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब तक इक्वेशन नंबर 2 निकाला हूँ और अभी तक कोई वैल्यू फाइंड आउट होकर के नहीं आई है। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए क्या लिखूंगा, सेकंड सर्किल, सेकंड पॉइंट, सॉरी यहाँ पे सर्किल लिख दे रहा है। सेकंड पॉइंट जो मेरे पास गिवन है वो क्या गिवन है, सेकंड पॉइंट गिवन है बेटा 3, 0। ठीक है, 3, 0, और उसको भी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना होगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास ये है, क्या हो जाएगा बेटा, x की जगह 3 पुट हो जाएगा, उसके ऊपर स्क्वायर, फिर प्लस y की जगह 0 का स्क्वायर प्लस 2g, और 3 आ जाएगा यहाँ पे दोबारा से, और फिर क्या आ जाएगा 2f, और यहाँ पे 0 और प्लस का c = 0। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, इसका भी इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। 3 3 9 होता है, 0 वही हो जाएगा, 2 3 क्या होता है 6g होता है। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, प्लस का c = 0। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, मेरे पास 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसले की बात अभी तक नहीं है। क्या करा मैंने, एक इक्वेशन ये है, ये तो ओरिजिनल इक्वेशन है जिसमें आपने सारी वैल्यू पुट करके के सर्किल की इक्वेशन मालूम करना होगा। ये आपके पास आ गया, लेकिन मैं इन दोनों इक्वेशन को देख रहा हूँ, इन दोनों इक्वेशन से फ़िलहाल
कुछ नहीं हो पा रहा, क्योंकि यहाँ से सिर्फ सी की वैल्यू कटेगी, ना तो जी की निकल पाएगी, ना तो एफ की वैल्यू फाइंड आउट होकर के आ सकेगी। ठीक है, तो अब हम इस वाले पॉइंट को भी देखेंगे जो थर्ड पॉइंट इसके साथ टेंजेंट बना रहा था। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या निकलेगा, हमारे पास रेडियस निकलेगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो सेंटर है, ठीक है, तो सेंटर जो मेरे पास गिवन है वो क्या गिवन है बेटा, माइनस जी माइनस कॉमा माइनस एफ। ठीक है, ये वैल्यू गिवन है। 2 रेडियस क्या दिया हुआ था मेरे पास, जो टेंजेंट लाइन से जा रहा था वो क्या था, 3,30। ठीक है, तो 3,0। ठीक है, यहाँ से लेके सेंटर है माइनस जी कॉमा माइनस एफ टू 3,0। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसका हम वैल्यू निकालेंगे। अगर इसको हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। ठीक है, 2 आप यहाँ पर लिख सकते हो लाइक सेंटर माइनस जी कॉमा माइनस एफ टू 3,0। तो ये बताते हैं रेडियस के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे शो कर देना कि ये मेरे पास क्या है, रेडियस के इक्वल है। ठीक है, रेडियस के इक्वल है सेंटर से लेके, जाहिर सी बात है यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस क्या होता है, सर्किल का हाफ। तो मेरे पास रेडियस यही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक तो मैंने बता दिया। अब याद रखना, आप सपोज करेंगे रेडियस की वैल्यू डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं, तो मुझे सपोज करके क्या करना होगा, लेट करना होगा m1 एंड m2, स्लोप निकालना होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका इस लाइन का स्लोप निकालूंगा और फिर इस इक्वेशन का स्लोप निकालूंगा। ठीक है, मतलब ये लाइन जो होगी मेरे पास क्या होगी, m1 होगी, और ये लाइन जो होगी मेरे पास क्या होगी बेटा, m2 होगी। ठीक है, तो स्लोप निकालना होगा और दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के हिसाब से ही काम करना होगा। देख रहे हो ना, ये लाइन परपेंडिकुलर पास हो रही है, टेंजेंट यूँ जा रहा है, ये लाइन यूँ जा रही है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका तो स्लोप का निकल जाएगा y2 माइनस y1 के फार्मूला से, और इस वाले को इक्वेशन वाले फार्मूला से स्लोप निकालेंगे। तो चलो आ जाओ, यहाँ पे लेट कर लेना, लेट m1 बी द स्लोप ऑफ पॉइंट, जो मेरे पास पॉइंट गिवन है वो क्या है बेटा, माइनस जी कॉमा माइनस एफ एंड 3,0। तो ये m1 इसका स्लोप है। तो m1 की वैल्यू कैसे निकलेगा बेटा, m1 बराबर होता है y2 माइनस y1, और नीचे क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं होगी। मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा स्मॉल करके आपको दिखा देता हूँ पहले। ठीक है, और फिर क्या करता हूँ, नेक्स्ट पेज में चलता हूँ, और इसमें से x1 की वैल्यू ये होगी, y1 की वैल्यू ये होगी, x2 की वैल्यू ये होगी, और y2 की वैल्यू ये होगी। ठीक है, तो लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख कर दिखा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ कि मेरे पास x1 की वैल्यू क्या होगी, माइनस का g, y1 की वैल्यू क्या होगा, माइनस का f, x2 की वैल्यू क्या होगी, मेरे पास क्या था, 3 था ना, 3 था। ठीक है, हाँ 3,0। तो x2 की वैल्यू 3 और y2 की वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। फार्मूला तो मेरे पास मालूम ही है, m1 बराबर था y2 की वैल्यू क्या है, 0 माइनस y1 की वैल्यू क्या है, माइनस का f, तो क्या आ जाएगा, माइनस का f आ जाएगा। ठीक है, x2 माइनस x3, x2 की वैल्यू क्या है, 3 और माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस का g। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया। ठीक है, ये होता है ना y2 माइनस y1 और नीचे x2 माइनस x1। ठीक है, तो y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू 0 थी, माइनस का निशान लगाया, फिर y1 की वैल्यू क्या थी, माइनस का f, तो माइनस का f लिख दिया। यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या थी, x2 की वैल्यू 3 और 3 लिख दिया, माइनस का निशान लगाया, और ये माइनस जी रहा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो m1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस का f हो जाएगा। ठीक है, और 3 प्लस का g हो जाएगा। ठीक है, तो m1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। अब m2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो m2 की वैल्यू कैसे फाइंड होगा, आपके पास ना एक फार्मूला होता था जिसकी मदद से आप इसको क्या करते थे, सॉल्व करते थे। किस तरीके से, देखो ये जो इक्वेशन वाला जो फार्मूला था, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, उस फार्मूला से करेंगे इसको सॉल्व। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या गिवन है, इक्वेशन 3x, ठीक है, प्लस का y माइनस का 9 इक्वल टू क्या था, 0। ठीक है, यहाँ पे लेट कर लूँगा, लेट जो मेरे पास m2 है, लेट m2 बी द स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वेशन। जो टेंजेंट इक्वेशन गिवन था ना, उसका क्या है, स्लोप है। ठीक है, तो m2 की वैल्यू निकलेगी कैसे बेटा, क्योंकि सिर्फ इक्वेशन दिया हुआ है, तो माइनस का लिखोगे क्या, x कोफिशिएंट। ठीक है, माइनस का x कोफिशिएंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, y का कोफिशिएंट। ठीक है, तो y का क्या हो जाएगा, मेरे पास कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट। तो m2 की वैल्यू क्या बेटा, x का कोफिशिएंट क्या 3 है, माइनस का निशान डाला, 3 लिख दिया, और y का कोफिशिएंट क्या 1 छुपा हुआ है, तो क्या आ जाएगा 1। तो m2 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, माइनस का
3, ठीक है। अभी भी ये सॉल्व नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है ये इक्वेशन जो है वो परपेंडिकुलर पास हो रही है, ठीक है। दोनों के जो m1 और m2 जो है वो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का भी होता है, परपेंडिकुलर कंडीशन जो होता है, अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर कंडीशन, यहाँ लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर कंडीशन। परपेंडिकुलर कंडीशन मुझे क्या कहता है, परपेंडिकुलर कंडीशन आपको ये कहता है कि जो भी स्लोप होता है अगर उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है तो वो होता है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, ठीक है। तो m1 की वैल्यू क्या है, m1 की अभी हमने वैल्यू निकाला था f/3g, क्योंकि इक्वेशन बन जाएगा ना f/3 प्लस g, जबकि मैंने f2 की वैल्यू क्या निकाला है बेटा, -3 और इक्वल टू -1, ठीक है। तो इक्वेशन बन जाएगी एक तरीके से। तो अब क्या करना होगा, अब इसको जस्ट सॉल्व करना होगा सिंपली तरीके से, क्योंकि इसमें और कुछ करा ही नहीं जा सकता। सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा ना, -3 है ना। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या आएगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आ जाएगी -3f, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा मेरे पास 3 प्लस g, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 से माइनस की टर्म कैंसिल आउट हो गई, तो मेरे पास क्या बचेगा, ये g वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3f बराबर हो जाएगा 3 प्लस g के। कैसे, ये देखो ये वाली जो टर्म थी ये जब ऊपर जाकर 1 से मल्टीप्लाई हुई तो मेरे पास 3 प्लस g आ जाएगा। तो 3f प्लस 3 प्लस जी, माइनस से माइनस करके कैंसिल आउट हो गया था। अब क्या करोगे, अब इसको भी एज अ इक्वेशन बना दोगे, इसको उठा के इधर ले आओ या इसको उठा के उधर ले जाओ, ठीक है। बाद एक ही फिर के मैं उठा के इसको इधर ले आता हूँ, तो क्या 3f माइनस का g हो जाएगा, -3 इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन नंबर मेरे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के 1 तो ये था इक्वेशन, 2 ये था और 3 ये था, और ये हो जाएगा 4 इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगा, ठीक है। अब ज़रा ये 3 इक्वेशन हैं, इसको मैं एक साथ लिख देता हूँ। ये वाला इक्वेशन है 1 - 2f प्लस c, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1 - 2f, और क्या है, क्योंकि पीछे लिखा हुआ है ना, आगे नहीं लिखूंगा तो समझ ही नहीं आएगा कि कौन कौन से इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन जो था मेरे पास बन के आया था 9 प्लस 6g, और क्या है, प्लस का c, तो क्या हो जाएगा प्लस का c इक्वल टू 0। और आखिरी इक्वेशन था मेरे पास 3f माइनस g और माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना, मैंने क्या किया, मैं तीनों इक्वेशन को ना एक साथ लिख लिया है ताकि क्या हो सके ना, आराम से इसको सॉल्व कर सकें। अब क्या करेंगे, इस वाली टर्म को ना ऐड कर लेंगे तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इक्वेशन 2 और 3 को, तो c की वैल्यू कट के एक इक्वेशन बन जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 और 3। हम इक्वेशन नंबर 2 और 3 को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 1 - 2f प्लस का c इक्वल टू 0, यहाँ क्या हो जाएगा 9 प्लस 6g और प्लस का c इक्वल टू 0। ये माइनस माइनस और माइनस हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। तो 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, -8, -2, -6 किसके बराबर होता है, माइनस के एक मिनट, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, -6g, क्योंकि अलग अलग है ना ये, तो जब अलग अलग होता है तो मेरे पास क्या वैल्यू आती है, यहाँ पर अलग ही आएगी, ठीक है। तो ये सॉरी 8 प्लस नहीं हो सकता क्योंकि दोनों वैल्यूज़ अलग अलग हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 6g, ठीक है, और माइनस का क्या आ जाएगा, 2f आ जाएगा, ठीक है। ये भी माइनस का ही होगा, माइनस का 6g माइनस का 2f और इक्वल टू 0, ठीक है। ये मेरे पास एक अलग से इक्वेशन बन गई है, मैं उठा के इसको उधर ले जाता हूँ, बल्कि इसमें से मैं माइनस का 2 कॉमन ले लेता हूँ। अगर माइनस का 2 कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, माइनस का 4 बचेगा, ठीक है, सॉरी प्लस का 4 बचेगा, और प्लस का क्या बचेगा मेरे पास 2 3 6, तो 2 3g हो जाएगा, और प्लस का ही क्या बचेगा बेटा, f बचेगा, ठीक है, इक्वल टू 0। ये माइनस का 2 आया कि मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बच रहा है मेरे पास 3g प्लस का f और प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो इसको एक्सप्रेशन नंबर क्या नाम ले दिया मैंने, 5 ले दिया, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, आराम तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये हो ही जाएगा सॉल्व, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर मेरे पास क्या आ गया, 5 आ गया। अब क्या करोगे, अब इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे एक एक करके। अगर ये वाली जो वैल्यू है इसको देखूँ और इसको देखूँ तो क्या कर सकता हूँ, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो यहाँ पे 3g है, तो ये भी 3g हो जाएगा, और दोनों को ऐड करवाऊंगा, g से g क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 4/3, तो क्या है 3 3 9, 3g और 3 3 9 हो जाएगा। तो क्या लिखता हूँ यहाँ पे, मल्टीप्लाई, ठीक है। थोड़ा सा काम लेंदी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन सॉल्व तो हमें क्या करना है, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर क्या बेटा
4/3। तो मैंने अभी बताया था कि क्या हो जाएगा यहाँ पे 3f हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 3 है तो 3 3 9 9f हो जाएगा, माइनस का 3g हो जाएगा और माइनस का दोबारा से 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यही होगा ना 9 3 और 9, ठीक है। तो ये हो गया। ये इक्वेशन नंबर अब क्या आ जाएगा मेरे पास 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 6 आ गया। दोनों को ऐड करेंगे 5 और 6 को तो f की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो लिखना एडिंग इक्वेशन नंबर आपके पास क्या है 5 एंड 6 को ऐड करते हैं तो बताते हैं क्या आता है। पहले मैं f लिख देता हूँ, तो f लिख दिया, फिर मेरा प्लस का 3g लिख देता हूँ, ठीक है, और प्लस का क्या लिख देता हूँ 4 लिख देता हूँ इक्वल टू 0। अब यही टर्म को भी लिख देता हूँ ऐसे ही, 9f लिखा हुआ है तो 9f हो जाएगा, माइनस का क्या है 3g और माइनस का क्या है 9 इक्वल टू 0, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई साइन चेंज होगा क्योंकि ऐड कर रहा हूँ, ये कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचेगा मेरा 10f। और अगर मैं 9 में से 4 को माइनस करूँगा ना, माइनस का 5 बचेगा और क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। माइनस के 5 को उधर ले जाओ तो 10f बराबर हो जाएगा 5 के, यहाँ ये डिवाइड हो जाएगा ये, तो f की वैल्यू क्या आएगी बेटा 5/10, 5 1 5, 5 2 10, तो f की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1/2। तो इतना सॉल्व करने के बाद हमारे पास f की वैल्यू फाइंड आउट हुई है। जब f की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो g की वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत आसान है। अगर तुम इसको इक्वेशन नंबर 5 के अंदर पुट कर दो g की जगह 1/2, तो मेरे पास क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू फाइंड आउट होकर आ जाएगी। किसकी वैल्यू लाइक इसमें पुट कर देते हैं f की जगह 1/2, तो g की वैल्यू खुद ब खुद ही फाइंड आउट होकर के आ जाएगी। तो लिख देते हैं द वैल्यू ऑफ f 1/2 पुट इन इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 5 में पुट करते हैं। यहाँ पे लिखोगे भाई इंग्लिश में जो वर्डिंग लिखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ f बराबर है 1/2 इन इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। हम 5 में क्या कर रहे हैं, इसको पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 5 आपको दिख रहा है ना, कौन सा है, ये वाला है इक्वेशन नंबर 5। किसी में पुट कर सकते हो, 5 में पुट कर सकते हो, 6 में पुट कर सकते हो। तो 3g प्लस f है, क्या लिखता हूँ 3g और यहाँ पे लिखता हूँ प्लस का f की जगह क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास क्या है उसके बाद प्लस का 4 है, ठीक है। तो प्लस का 4 इक्वल टू 0, ठीक है। ये सारी टर्म को हमने ऐसे लिख दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 3g क्या हो जाएगा 1 + 2 4 8 अपॉन क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको भी इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 2 3 कितना हो जाएगा 6g, ठीक है। प्लस का 1 + 8 9 होता है, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा 2 इक्वल टू 0, उठा के उधर ले जाओ 2 को तो मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 6g प्लस का 9 इक्वल टू 0, 9 को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा g माइनस का 9, ठीक है। इसको जाके डिवाइड करवा दो तो g की वैल्यू क्या आ जाएगी -9/6। तो क्या हो जाएगा 3 3 9, 3 2 6, तो मेरे पास g की वैल्यू क्या है माइनस का 3/2। तो हमने g की वैल्यू भी क्या कर लिया फाइंड आउट कर लिया। जब f निकल जाएगा g निकल जाएगा तो अब मुझे c की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो c की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, f की जगह पुट कर सकता हूँ यहाँ पे, तो c की वैल्यू खुद ब खुद ही निकल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं f की वैल्यू पुट कर दूँ 1/2 इक्वेशन नंबर 2 के अंदर तो c की वैल्यू खुद ब खुद निकल जाएगा। तो क्या लिखोगे यहाँ पे पुटिंग दी वैल्यू, कौन सी वैल्यू f बराबर है किसके बेटा 1/2 इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 ही में c लिखा हुआ है तो मैं उसी में पुट कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला इक्वेशन है तो 1 माइनस लिखूंगा, क्या लिखूंगा 1 - 2 f की जगह क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस का c है तो प्लस का c इक्वल टू 0। अब c की वैल्यू भी फाइंड आउट होकर के आ जाएगी। तो 2 1 सा कितना होता है, बल्कि इसको कैंसिल और भी कर सकते हैं लेकिन मैं अभी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2/2 प्लस का c इक्वल टू 0, 2 जाके मल्टीप्लाई कर दो उधर जाके तो क्या आ जाएगा 2 - 2/2 और प्लस का c इक्वल टू 0, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो c मेरे पास किसके बराबर है 0 के बराबर है, ठीक है। तो सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लिया, c की भी निकल गई, f की भी निकल गई। अब इन तमाम वैल्यूज़ को कहाँ पुट करना होगा, जो हमारे पास 3 पेज पहले लिखा था सवाल इस वाले इक्वेशन के अंदर, तो शुरुआत किया था ना मैंने इक्वेशन का, इसमें पुट करना होगा किसकी वैल्यू g की, f की और c की। तो लॉन्ग क्वेश्चन था, अब लॉन्ग क्वेश्चन को तो ऐसे ही सॉल्व करना पड़ता है। तो इक्वेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या था x² y² प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस का c इक्वल टू 0। तो f की वैल्यू पता है मेरे पास 1/2 है, g की वैल्यू पता है मुझे क्या था माइनस का 3/2 था, तो क्या लिख दूँगा माइनस का 3/2 और c की वैल्यू क्या थी मेरे पास 0। इन तमाम वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट करना है और देखना है कि मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। x² तो वैसे ही रह जाएगा, y² वैसे ही रह जाएगा, 2 वैसे उतर जाएगा, g की जगह आ जाएगा -3/2 आ जाएगा प्लस 2f
की जगह क्या आ जाएगी बेटा 1/2 आ जाएगा और y वैसे उतर जाएगा और c की जगह आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट, इस 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट। तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का 3 और यहाँ पे x भी आएगा 3x हो जाएगा। प्लस का क्या आ जाएगा बेटा y बचा है y और क्या हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही इक्वेशन हमें सॉल्व करना था। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप उस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट के लिए अपने इसको क्या कर देता हूँ छोटा कर देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको। ठीक है, ये वाली टर्म हो गई हमारे पास, उसके बाद आपके पास ये वाली टर्म है। ठीक है, इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद आपके पास क्या है ये वाली टर्म है। ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद ये वाली टर्म है, फिर उसके बाद आपके पास ये वाली टर्म है। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, थोड़ा बहुत रिलेट करता है क्वेश्चन नंबर 4 से। तो चलो आ जाओ, इसका हम एक क्या करते हैं डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, जो कि पास किससे हो रहा है ओरिजिन से, और उसका एक्स इंटरसेप्ट क्या है 2 है। ठीक है, तो मतलब एक मेरे पास इस तरीके से एक डायग्राम बनाता हूँ जो कि एक सर्किल है, वो क्या हो रहा है मेरे पास लाइक ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, जो कि एक्स इंटरसेप्ट से होते हुए जा रहा है। ठीक है, मतलब एक्स इंटरसेप्ट से होते हुए टच करते हुए जा रहा है। ठीक है, और ओरिजिन से क्या हो रहा है ये टर्म पास हो रही है। ठीक है, इस तरीके से मैंने एक सर्किल बना दिया। ठीक है, और उसकी एक टेंजेंट ऑफ द लाइन भी है, एक लाइन जो है उससे टेंजेंट कर रहा है जिसकी इक्वेशन क्या है y-1 है। ठीक है, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्या है x जो है वो 2 है, जबकि y क्या है मेरे पास 0 है। ठीक है, ये कहा गया है, और पास कर रहा है कहाँ से ओरिजिन से 0,0 से। ठीक है, और इसका जो सेंटर है वो मेरे पास क्या है -g,-f एज यूजुअल। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा इसका रेडियस होगा। ठीक है, तो ये मुझे करना है सॉल्व आउट। ठीक है, तो इसमें भी मुझे कुछ एक टेक्निक्स को अप्लाई करना होगा और उसके तहत सॉल्व करना होगा। थोड़ा जल्दी सॉल्व करते हैं क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया है। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, सबसे पहले सोल्यूशन करता हूँ और लाइट कर लेता हूँ क्योंकि इक्वेशन ऑफ द सर्किल बोला जा रहा है। तो मेरे पास क्या होता है x का स्क्वायर y का स्क्वायर 2gx। ठीक है, प्लस 2fy प्लस का c इक्वल टू 0। ठीक है, ये मुझे क्या है ये इक्वेशन नंबर 1 है एज अ कंपल्सरी, जिसको हमें हमेशा लिखना होता है। ठीक है, उसके साथ साथ बोल देता हूँ ये मेरे पास इक्वेशन है बीटा इक्वेशन ऑफ सर्किल। यहाँ पे लिख सकते हो कि मेरे पास कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ सर्किल है। ठीक है, एंड और इसका जो सेंटर है एंड देयर सेंटर्स, तो इसका जो सेंटर है वो मेरे पास क्या है -g,-f। ठीक है, तो ये मेरा सेंटर है एंड देयर रेडियस। अगर इसका रेडियस मालूम करना चाहो तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास r जो होता है रूट के साथ मेरे पास क्या लग जाता है g का स्क्वायर f का स्क्वायर और माइनस का c। हमने पिछले क्वेश्चंस में सॉल्व किया है। ठीक है, तो तमाम चीज़ें मैंने आपको लिख कर दिखा दिया। इसका रेडियस ये होगा और ये होगा। ठीक है, यहाँ तक तो हमें कोई मसले की बात नहीं है। अब हमारे पास क्या है पॉइंट जो मेरे पास 2,0 है, क्योंकि वो सर्किल से पास हो रहा है तो जाहिर सी बात है 2,0 को पुट तो करना ही पड़ेगा और उससे कोई ना कोई वैल्यू मालूम करनी होगी और 0 से बढ़ना होगा। फ्रॉम ओरिजिन, पहले मेरे पास ओरिजिन है, फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट, मेरे पास ओरिजिन पॉइंट क्या है बेटा 0,0। इसको पुट कहाँ करेंगे इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके निकालेंगे इसकी वैल्यू। तो जाहिर सी बात है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, तो 0 हो जाएगा ये भी, y भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये x लिखा हुआ है तो ये भी 0, y लिखा हुआ है तो ये भी 0 और प्लस c इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू क्या आ गई, सबसे पहले हमने c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली जो कि मेरे पास क्या है 0। अब क्या पुट करोगे 2,0, तो अब लिखोगे फ्रॉम पॉइंट, मेरे पास जो पॉइंट गिवन है वो क्या पॉइंट है 2,0 पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट करके देख लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में मतलब क्या हो जाएगा x से 2, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस y से 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2g x की जगह दोबारा 2 आ जाएगा, 2f की जगह 0 आ जाएगा, प्लस c की जगह क्या आ जाएगा बेटा, क्योंकि c की वैल्यू 0 है तो c की जगह भी 0 पुट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे दे देना c भी किसके बराबर है 0 के। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या आ रहा है मेरे पास 2 2 4 हो जाएगा, 2 2 दोबारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये टर्म कट जाएगी और 0। तो इससे मेरे पास g की वैल्यू फाइंड आउट होकर आ जा रही है। 4 को उधर ले जाओ तो माइनस का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4g बराबर है माइनस का 4, जाके डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाय 4 कैंसिल आउट, तो g की वैल्यू क्या आ गई -1।
तो ये मैंने क्या कर लिया, आपके सामने इस वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब सबसे बड़ा जो मसला और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है वो क्या है, हमारे पास f की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो f की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को लेंगे और रेडियस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, रेडियस की वैल्यू को, मतलब जो सेंटर दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, याद रखना ये लाइन इसके क्या है, परपेंडिकुलर। मैंने लाइन ऐसे ड्रॉ नहीं किया है, इस लाइन को ना थोड़ा सा इस तरह ड्रॉ करते ना, तो ये लाइन इससे टच होते जाता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, बल्कि इस लाइन को ना यूँ जाना चाहिए था, यूँ। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है इस लाइन के, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन को एज अ परपेंडिकुलर इक्वेशन के तहत क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास जो गिवन चीज़ें हैं वो क्या है कि y माइनस 1 क्या है, 0 के बराबर है। ठीक है, ये मेरे पास गिवन है। और जबकि सेंटर जो है वो मेरे पास क्या है, सेंटर जो है -g माइनस का f है। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया। जबकि मेरे पास क्या है, मेरे पास क्योंकि ये परपेंडिकुलर पास हो रहा है तो मेरे पास एक फार्मूला होता है डिस्टेंस फाइंड आउट करने का। याद रखना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का क्या निकालना है, डिस्टेंस ही निकालना है। डिस्टेंस निकालेंगे तो रेडियस आ जाएगा। तो डिस्टेंस अगर परपेंडिकुलर हो, अगर मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम करना हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, आपने ना ये चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला जो होता है वो किसके बराबर होता है, d बराबर होता है किसके, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला होता है। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्या लगा होता है, इस तरीके से रेडियस का निशान भी, मॉडुलस का निशान भी लगा हुआ होता है। ठीक है, तो चलो आ जाओ इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आप सबसे पहले बोलोगे a, b और c की वैल्यू कैसे निकलेगी बेटा, a, b और c की वैल्यू निकलेगी इस इक्वेशन से। x का कोफिशिएंट क्या होता है, a की वैल्यू। तो a की वैल्यू तो मेरे पास गिवन नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा, तो a मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जबकि मेरे पास सेंटर जो है वो -g है। ठीक है, क्या है सेंटर, -g है। तो मैं बताता हूँ पहले आपको x और y की वैल्यू बताता हूँ क्या होगी। पहले तो a की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर a की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि x तो मौजूद ही नहीं है, तो x तो मौजूद ही नहीं है तो 0 हो जाएगी। b की वैल्यू क्या होगी बेटा, प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि y का कोफिशिएंट b होता है। और मेरे पास c क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। ठीक है, ये वैल्यू निकाल दी मैंने। अब क्या करना है बेटा, मुझे x1 और y1 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो याद रखना है g जो बराबर होगा किसके बराबर होगा, जहाँ पे जो x होगा, x मालूम नहीं है तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरे पास 0 हो जाएगी। उसी तरह से -f किसके बराबर होगा, y के कोफिशिएंट के। तो माइनस का f y के कोफिशिएंट का मतलब y1 किसके बराबर हो जाएगा, ये माइनस का f है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू इसके बराबर, x वाली वैल्यू इसके बराबर होता है। ठीक है, तो x तो मौजूद ही नहीं है तो 0 हो जाएगा g की वैल्यू। ठीक है, मतलब कि जो g ये जो है x की वैल्यू 0 डायरेक्टली हो जाएगी क्योंकि है ही नहीं मेरे पास यहाँ पे मौजूद। और y1 की वैल्यू क्या होगी, y1 की वैल्यू होगी ये वाली टर्म इसके बराबर हो जाएगी। तो y बराबर हो जाएगा किसके, -f के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सारी वैल्यूज मैंने बता दिया, इसमें पुट कर लो। तो मेरे पास b किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ मॉडुलस का निशान लूँगा, ये तो है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। b की वैल्यू क्या है बेटा, प्लस का 1 है और ये माइनस का f है, तो क्या आ जाएगा, माइनस का f आ जाएगा। और मेरे पास c भी मौजूद नहीं है तो c = क्या आ जाएगा मेरे पास, 1। c किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। तो मैं क्या लिख दूँगा यहाँ पे, -1 लिख दूँगा, 0 नहीं होगा क्योंकि c यहाँ पे है। तो c -1 तो मैंने c -1 लिख दिया और इक्वल टू ये हो गई टर्म। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई मसले की बात अभी तक नहीं होगी। नीचे क्या आ जाएगा बेटा, a का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, प्लस का निशान, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने टर्म लिख दिया। तो d की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, मॉडुलस का निशान माइनस का f। ठीक है, -1 और नीचे क्या आ रहा है बेटा, 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही आ रहा है। ठीक है, और कुछ इसमें वैल्यू नहीं आ रहा है ना। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 आता है, तो 1 का रूट क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, मॉडुलस का निशान ये हो गया। अब मेरे पास क्या हो जाएगा, अब मेरे पास इसको ज़रा सही से कर लेते हैं सॉल्व। मॉडुलस का निशान हटता है तो मेरे पास क्या होता है बेटा, टर्म पॉजिटिव में चेंज होती है। तो मैं क्या कर दूंगा, पॉजिटिव में इसको चेंज कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे इसमें से नेगेटिव कॉमन लेना होगा। अगर मैं नेगेटिव कॉमन ले लूँगा तो f+1 हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या करा, नेगेटिव मॉडुलस के निशान से कॉमन बाहर निकाला तो माइनस का हो गया। और जब भी मॉडुलस का निशान हटता है तो जो भी माइनस वाली टर्म होती है ना, मॉडुलस का निशान है, ठीक है, तो हटता है तो मेरे पास क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है वैल्यू। तो f+ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस की वैल्यू मेरे पास ये फाइंड आउट होकर आई है, लेकिन डिस्टेंस किसके बराबर होता है, रेडियस के बराबर होता है। ये दोनों क्या है,
रेडियस इज अ डिस्टेंस, ठीक है। तो मेरे पास डी को क्या बोल सकता हूँ कि आर बराबर है किसके, f+1 के, ठीक है। तो ये मेरे पास एक टर्म ये आ गई, इक्वेशन नंबर 1 तो मैंने पुट कर दिया था, इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ इसको। और मेरे पास एक रेडियस और भी था कि क्या था मेरे पास कि आर यहाँ पे जो फॉर्मूला था g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस का c, ठीक है। एक रेडियस ये भी था, तो इसको इक्वेशन नंबर किसका नाम ले देता हूँ, 3 का नाम। तो मैंने यहाँ पे इस वाले इक्वेशन को लिख दिया, इसको इक्वेशन नंबर किसका नाम ले दे रहा हूँ 2, क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं थी। और मेरे पास एक और रेडियस की वैल्यू क्या होती है बेटा, मैंने शुरू में लिखवाया था g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस का c, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर किसका नाम ले देता हूँ 4, दोनों को कंपेयर कर लेता हूँ, ठीक है। तो कंपेयरिंग किस तरीके से होता है, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 and 4। तो इक्वेशन 2 and 4 को कंपेयर अगर करना चाहूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये r से r कट जाएगा तो f+1 हो जाएगा इक्वल टू अंडर रूट g का स्क्वायर f का स्क्वायर माइनस c हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग रूट साइड, सॉरी कैमरा गिर गया मेरा, मैं इसको सेट कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा मेरे पास, इसको मैं लिख लेता हूँ, स्क्वायरिंग अगर करूँगा तो क्या हो जाएगा f+1 का होल स्क्वायर, यहाँ लिख देना स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट g का स्क्वायर f का स्क्वायर माइनस c, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो गया कैंसिल आउट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फार्मूला लग जाएगा। फार्मूला क्या होगा, f का स्क्वायर प्लस 2f a प्लस b का होल स्क्वायर लगाया हूँ, ठीक है, +1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा g स्क्वायर f का स्क्वायर माइनस c, यहाँ तक तो कोई मसले की बात है नहीं। f के स्क्वायर से f का स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा 2f+1 g का स्क्वायर माइनस c, ठीक है। तो g की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, हमने लास्ट टाइम निकाला था g की वैल्यू, तो -1 आई थी, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो ये 2f हो जाएगा +1 हो जाएगा -1 का स्क्वायर, और c की वैल्यू मेरे पास 0 निकली थी पीछे, तो 0 आ जाएगा। तो 2f प्लस का 1, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 1 क्या होता है प्लस का 1, इसको उधर ले जाओ, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2f बराबर हो जाएगा 0 के, तो f की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0। तो मेरे पास f की वैल्यू भी 0 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, g की वैल्यू क्या थी -1, ठीक है, और f की वैल्यू मेरे पास 0 और c की वैल्यू 0 थी। इसको इक्वेशन नंबर किस में पुट कर देंगे 1 के अंदर। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या होता है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2, g की वैल्यू क्या है -1x प्लस 2, f की वैल्यू क्या बेटा 0, और y और c की वैल्यू क्या है 0 इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर y का स्क्वायर -2x इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से इसको ले ले, तो ये इतना लेंदी नहीं था, लेकिन बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जिसको समझना ज़रूरी था, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये टर्म है, इसका आपने क्या लेना, यहाँ पे मैंने लिखा था वहाँ पे भी लिखा था, ठीक है। ये हो गया, और यहाँ पे ये इक्वेशन आपका हो जाएगा।